हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेटकर रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग जीएस के क्वेश्चन देख रहे थे, जनरल साइंस यानी सामान्य ज्ञान के, ठीक है, जो कि तुम्हारे एएलपी, बीएसपीसीएल, एनएफएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एनटीपीसी, आरआरबी टेक्निक है, जितने भी एग्जाम हो सभी में क्या है, सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो वेटेज का लाभ भी उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जीएस को एक अच्छे लेवल पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेशन जो है जीएस के लिए ही है। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक से जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्य बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो पहली कहानी क्वेश्चन ये पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर सदैव एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का कार्य होता है, ठीक है। तो देखो ट्रांसफार्मर का मुख्य क्या काम होता है, तो मुख्य रूप से जो काम होता है वो वोल्टेज को चेंज करना, अभी बताए थे। तो वोल्टेज को चेंज करना होता है, वोल्टेज लेवल को, मतलब 10 वोल्ट को 50 वोल्ट या 50 वोल्ट को 5 वोल्ट करने का काम किसका होता है, ट्रांसफार्मर का ही होता है। कभी कभी पूछता है ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति क्यों है, क्योंकि सर इसमें स्थैतिक युक्ति यानी डिवाइस है। क्यों है सर, क्योंकि इसमें कोई भी घूर्णीय भाग या फिर गति करने वाला भाग नहीं होता है। जो ट्रांसफार्मर देखी होगा उसमें कोई भी तुमको ऐसा पार्ट नहीं लगता होगा जो क्या करता होगा, घूमता होगा या फिर अपनी पोजीशन में परिवर्तन करता होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज का होता है, ठीक है, वोल्टेज को चेंज करना। अगला, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की मीट्रिक क्या होती है, तो इसको बोलते हैं ओरेस्टेड, ओरेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की बात करें तो क्या होती है, ओरेस्टेड होती है, सही है। इसका याद रखना है। ओरेस्टेड क्या, एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम बिजली से यानी वैद्युत शक्ति से, वैद्युत पावर से चुंबक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं, तो चुंबक से वैद्युत शक्ति भी बनाई जा सकती है, ठीक है, वैद्युत शक्ति भी बनाई जा सकती है। किसने कहा था, ओरेस्टेड ने कहा था, ठीक है। तो ओरेस्टेड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, यानी एक तरीके से कहें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी इकाई किसमें दी जाती है, तो उसमें ओरेस्टेड में दी जाती है, ठीक है, याद रखना। और ओरेस्टेड होता है या फिर कभी कभी यार क्या रहेगा, इसकी इकाई एम्पियर टर्न पर मीटर भी दी जाती है, क्या दी जाती है, एम्पियर टर्न पर मीटर दी जाती है, ठीक है, याद रखना, एम्पियर टर्न मीटर या फिर कभी कभी ओरेस्टेड भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओरेस्टेड हो जाएगा। अगला, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ठीक है, इन बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल रबर है वो किसका पॉलीमर है, तो सर वो होता है हमारे आइसोप्रीन का, किसका होता है, आइसोप्रीन का होता है, इसको याद रखना। तो बहुलक किसका होता है, आइसोप्रीन का होता है। अगला, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, देखो यहाँ पे एक चीज गलत लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, देखो विद्युत ऊर्जा की इकाई जूल में होती है, किसमें होती है, जूल में होती है, क्योंकि हमको पता है कि H बराबर क्या होता है, I² RT। कभी कभी टेक्नीशियन में इसमें देखो जीएस में इसमें तुमको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, फिजिक्स का चैप्टर है हीट, ठीक है, तो उसमें H बराबर I² RT भी होता है। तो इसकी इकाई किसमें ली जाती है, जूल में ही ली जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा इसको ऐसे लिखना था, विद्युत ऊर्जा की कमर्शियल इकाई, कमर्शियल मतलब कमर्शियल इकाई जो हम एक तरीके से व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उसकी कमर्शियल इकाई क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, याद रखना, कमर्शियल इकाई 1 किलोवाट आवर,
जो किसके बराबर होती है, 1 यूनिट के बराबर होती है। ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है। 1 यूनिट लिख दे या फिर 1 BOT लिख दे, या कहीं कभी लिखा रहेगा 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इसको याद रखना। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और इसको ऐसे नहीं लिखेगा तो लिख देगा 36 इंटू 10⁵, 36 इंटू 10⁵ जूल कर देगा। सही है, इसको याद रखना है। हो गया। तो क्वेश्चन को याद रखना, किलोवाट आवर होती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तुमसे। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बहुत ज़्यादा तुमसे पूछा जाता है। ये वाली इतना जो है ये चीज़, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑब्वियस सी बात है, बाई डिवीजन की बात बोल रहा है। किसकी? क्रोमोसोम्स की। बहुत बार ये पूछता, बताओ कि कितने जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स की? तो वो होती है, गुणसूत्रों की जोड़े कितने होते हैं? सॉरी 23 होती है। 23 होती है जोड़े। और टोटल कितने होते हैं? तो गुणे 2 कर देते हैं, 46 होती है। पुरुष में कौन कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो सर वो पाए जाते हैं XY, और फीमेल में XX। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, XX और XY। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ये होती हैं पुरुष में और ये होती है महिला में। ठीक है, इसको याद रखना, पुरुष वाला और महिला वाले का चक्कर। ठीक है, चलो अगला। इसमें अगला क्वेश्चन है कि ये बताओ कि जो अक्रिय गैस है तुम्हारे, कौन से? ये जो तुम्हारा अक्रिय गैस है, अक्रिय मतलब क्या होता है, किसकी बात करता है? इसलिए बोले तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 18 की बात बोल रहा है। ग्रुप 18 में तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होते हैं। ये सब तुम्हारे किस में आते हैं? ग्रुप 18 में आते हैं। ये सब एक तरीके से कहें तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 2 होगा, या फिर 8 होगा, या फिर 18 होगा। इतने ही सब रहते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटली डिपेंड करता है, वो डिपेंड किस पे करता है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, उसके हिसाब से डिफाइंड होता है कि एक अक्रिय गैस है कि नहीं है। और जो बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे किस नामों से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करें तो बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उसी तरह हीलियम की बात करें तो हीलियम में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, नियॉन की बात करता है तो 8 हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और हीलियम की बात करें तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑब्वियस जो लिविंग हो, यानी कि हम लोग कैसे पूछते हैं? माइक्रो लिविंग सेल, इससे छोटा कोई नहीं। ठीक है, तो जो सबसे लिविंग सबसे छोटा कोशिका, यानी जो लिविंग सेल होती है सबसे छोटी, वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, तो इसका रखना क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये बताओ एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एकल सिंगल स्टैंडर्ड की बात बोल रहा है। देखो, जो सिंगल स्टैंडर्ड वाले डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात बोल रहा है। ठीक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है। वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो सारे पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। किसमें? बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंगल एंडेड की बात बोला, डीएनए जो पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? सबको पता है कि डायनामाइट बनाना है तो मिश्रित के साथ ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन
ठीक है। और डायनामाइट की खोज किसने की थी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ठीक है। इन्हीं के नाम पे क्या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये स्वीडिश थे, ठीक है, स्वीडन थे। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही डायनामाइट खोज की थी, इसलिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन का यूज होता है डायनामाइट में। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है किसके द्वारा, सबको पता है कि मानव शरीर में जो ऊर्जा उत्पत्ति होती है वो बिना ऑक्सीजन के कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, किसमें, एनर्जी ह्यूमन बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, किसमें, हमारे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो जब तक टिश्यू में आपके ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी एनर्जी नहीं जनरेट होगी बॉडी में, ठीक है। इसका याद रखना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का यूज होता है, सबको पता है, एसिटिलीन। कभी कभी ऐसे दिखा डायरेक्ट लिखा रहेगा ऐसे, एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन का वाइन नहीं, ENE है, ठीक है। एसिटिलीन का प्रयोग होता है, मैक्सिमम एसिटिलीन ही दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होना एसिटिलीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेल्डिंग के समय, नहीं तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछता है खाना कर फल पकाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, फल पकाने में भी एसिटिलीन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ, जैसे परफ्यूम हो गया, बॉडी स्प्रे हो गई, ठीक है, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे जिसको डीओ बोलते हैं, ठीक है। इन सबको बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, एथिल एसीटेट का उपयोग किया जाता है। देखो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने के लिए हमेशा एथिल एसीटेट का यूज़ किया जाता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है, सबको पता है, सबसे हल्का गैस हमारी कौन सी होती है, हीलियम, ठीक है। इसीलिए जो बलून होती है BAOON, जिसमें क्या भरी जाती है, हीलियम गैस ही भरी जाती है। तुम्हारे एरोप्लेन के जो टायर होते हैं, एरोप्लेन के टायर, उसमें भी क्या भरी जाती है, हीलियम ही भरी जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है। भारी रहेगा तो बहुत भार पड़ेगा ना एरोप्लेन को उड़ने के लिए, इसलिए, ठीक है। और हीलियम है क्या मेरी, तो सर हीलियम मेरी एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, जिसको नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। और किस ग्रुप में होता है, तो सबको पता है कि सर ये होता है ग्रुप 18 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, सबको पता है विटामिन बी। विटामिन बी में क्या होती है, दूध की विटामिन बी की प्रचुरता होती है गाय के दूध में, ठीक है। ये थोड़ी भैंस की तुलना में क्या होती है, थोड़ी हल्की होती है, तो इसमें जो फाइबर होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है, भैंस के मिल्क की तुलना में। तो विटामिन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केपलर का नियम संबंधित है किससे, सबको पता है, केपलर का संबंधित है ग्रहों के नियम से, ठीक है। एक तरीके से प्लेनेटरी जो मोशन होता है ना, उससे रिलेटेड होता है कौन सा, केपलर्स का नियम, ठीक है। और कितने नियम हैं, तो केपलर्स के 3 नियम हैं, ठीक है। कभी कभी पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ लॉज कितने हैं, तो 3 नियम हैं केपलर्स के, ठीक है। एक होता है जो T² होता है वो RQ के वो होता है, ठीक है, इसका याद रखना है। एक क्या होता है तुम्हारा, एक होता है कि तुम्हारे जो एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 फोसाई पाए जाते हैं, ठीक है। 2 फोकस, जैसे सन है तो ये ऐसे 2 फोकस पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलो आगे देखते हैं अगला, और एक होता है कि हमेशा इलिप्टिकल पाथ में ही चलते हैं। अच्छा, शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। तो शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। एक्चुअली हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता क्या है, हाइपोथैलेमस नामक हार्मोन जनरेट करता है
जो क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर है कितनी एक्चुअली, तो होती है सर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, केल्विन का मानक शरीर, देखो मानक शरीर इसलिए दिया है क्योंकि हमको पता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारी 27 डिग्री सेल्सियस है हमारी बॉडी का। ठीक है, ठीक है 27 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर हम 37 लिख दिए थे क्या, चलो 27 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस हमारे रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो केल्विन का, हाँ देखो यहाँ पे रूम टेम्परेचर होता है, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। तो केल्विन के मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ये हमारी जो है रूम टेम्परेचर, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, और ये जो 27 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी टेम्परेचर है। तो इसमें क्या होता है, हमको पता है कि केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 प्लस सेल्सियस करते हैं। तो 273 है ही, प्लस 27 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछता है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो याद रखना है F-32 ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा लिख ही देते हैं, F-32/3 9/5। ठीक है, इसको याद रखना, F-32/3 = 9/5। इस पर न्यूमेरिकल तुम्हारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पर जो है तुम्हारे कन्वर्जन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। पौधे के किस भाग से तुमको जूट प्राप्त होता है। जूट अभी तुमको बताया, जूट मतलब जैसे एक बार बताया था तुमको, जो रस्सी आती है, जो बोरी आती हैं, ठीक है, कपड़े वाली बोरी आती है जो ब्राउन कलर की होती है, जिसमें आलू उलू आते हैं, और उसके बाद तुम्हारी जो रस्सी होती है जिसमें नारियल के छिलके का प्रयोग करते हैं, वो सब जो है सारी तुम्हारी जूट कहलाती है। ठीक है, तो पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है, तो हमेशा किससे प्राप्त होता है, स्टेम से प्राप्त होता है। स्टेम मतलब तने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब देखो जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के, सभी क्वेश्चन क्या है इसमें मिक्स है, और सभी क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर LP के 2018 के सेटों में। ठीक है, जो पेपर हुए थे, तो उस सेशन को ध्यान से देखा करो, और सेशन में पहली बार आया करो तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।